हेलो एवरीवन। उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा के ई कंटेंट प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका दोबारा से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय के टॉपिक नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अर्थात वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति और क्षेत्र को समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वित्तीय प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, प्रबंध के कार्य और उसकी अवधारणाएं, वित्तीय निर्णय एवं वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम समझेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन के कार्य, अन्य व्यावसायिक कार्यों के साथ वित्त का संबंध यानी रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन यानी वित्तीय कार्य का संगठन, और लास्ट में हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन का महत्व। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो हम आज डिटेल में देखते हैं कि वित्तीय प्रबंध के क्या कार्य हैं। सबसे पहले कार्य है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपकी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जानी हैं, जैसे प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल है, मार्केटिंग है। इन सब एक्टिविटी को करने के लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आपने देखना है भविष्य में ये सब एक्टिविटी करने के लिए आपको कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, उसका पूर्वानुमान लगाना सबसे प्रथम कार्य होता है। जब हम कैपिटल की एस्टिमेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमें सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स यानी कि निधि के विभिन्न स्रोतों का चयन करना होता है। हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड कलेक्ट करने के लिए दो तरह के संसाधन हैं। एक है हमारा ओन्ड कैपिटल जो इक्विटी शेयर इशू करके प्राप्त किया जाएगा, और दूसरे फंड है हमारे डेट कैपिटल जिसे हम डिबेंचर इशू करके पूरा करते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर से जब हम पैसा लेते हैं वो हमें महंगा स्रोत होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क जो है वो ज़्यादा है। डिबेंचर होल्डर कंपैरेटिवली सस्ता साधन होता है, लेकिन इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना हमारी संस्था के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस संस्था का जो फाइनेंशियल रिस्क है डिबेंचर के अधिक उपयोग से बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी कॉस्ट और अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने डिफरेंट सोर्सेज को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि आपकी संस्था को फायदा हो और आपकी संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स यानी कोषों का विनियोग करना। जब आप फंड्स कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट कार्य फाइनेंशियल मैनेजर का ये रहता है कि वह इन कोषों को विनियोग करता है। कोषों को दो जगह पर विनियोग किया जा सकता है। एक है हमारी फिक्स्ड कैपिटल यानी फिक्स्ड एसेट्स, जिसे हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंतर्गत समझते हैं, और दूसरी हमारी है करंट एसेट जिन्हें हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और करंट एसेट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि इससे हमारी तरलता में वृद्धि होती है। तो ऐसे में तरलता और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपने कोषों का विनियोग करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि अपनी संस्था की प्रकृति के अनुसार संस्था की तरलता और प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम कोषों का विनियोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस यानी अधिशेषों का वितरण। जितने भी प्रॉफिट होते हैं, क्या हमें सारे प्रॉफिट अपने इक्विटी शेयर होल्डर को बांट देने चाहिए या नहीं बांटने चाहिए, अपने पास रिटेन करके रखने चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी विस्तार की संभावनाएं हैं। यदि ऐसे लगता है कि बिजनेस को ग्रोथ के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, तो आपके पास यदि सरप्लस है उन्हें आप रिटेन करके रख सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इस तरह की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे केस में आपको अपने सरप्लस
अपने इक्विटी शेयर होल्डर के मध्य डिविडेंड के रूप में बांट देने चाहिए, क्योंकि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ेगा। जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपका बढ़ेगा तो आपकी फर्म की संपदा जो है वो अधिकतम होगी। नेक्स्ट जो कार्य है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश, नकदी का प्रबंधन। हमें कई कारणों की वजह से अपने पास कैश रखना होता है, जैसे हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो कैश चाहिए, हमें कोई प्रीकॉशनरी मोटिव पूरे करने हैं उनके लिए कैश चाहिए, या स्पेकुलेटिव पर्पस है हमारा, उसके लिए भी आपको नकदी का प्रबंधन करना होता है। जैसे मार्केट में यदि कम मूल्य पर माल उपलब्ध है तो ऐसे में उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए यू नीड कैश। इसी तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, हड़ताल हो जाती है, या जिस तरह का पेंडेमिक की सिचुएशन आजकल आप देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। और लास्ट में हमारे जो ट्रांजैक्शनल मोटिव हैं, यानी कि हमें दिन प्रतिदिन की जो ट्रांजैक्शंस करनी है उनका भुगतान करने के लिए भी नकदी का प्रबंधन करना होता है। लास्ट कार्य आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी वित्तीय नियंत्रण। सबसे पहले आप अपने कुछ प्रमाप यानी कि स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे, उसके बाद इसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आपने क्या निष्पादित किया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप अपने स्टैंडर्ड यानी प्रमापों से तुलना करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन के बाद यदि आपको लगता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं है तो हम ये पता लगाएंगे कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाए हैं, और ऐसी दशा में आप जो है उन कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करेंगे। फंक्शंस के बाद अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस विद अदर बिजनेस फंक्शंस और डिसिप्लिन्स। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी फाइनेंस के बिना नहीं हो सकती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आपके दूसरे फंक्शनल डिपार्टमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे परचेज है, पर्सोनल है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या स्टोर डिपार्टमेंट है। इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वह सभी गतिविधियों के साथ या सभी डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध एंड अकाउंटिंग, लेखांकन। लेखांकन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीधा संबंध है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का करते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड हैं। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं कि जो बिजनेस कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न की ऐसी ट्रांजैक्शन जो क्वालिटेटिव नेचर की है उन्हें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ जो क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती हैं उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए या फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए हमें अकाउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग हमें बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाता है जो कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में महत्वपूर्ण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो यानी कि हमारी क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री कैसी है, तो उसके लिए हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो है वो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होती है। इस रेशो के लिए यू नीड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपको P&L अकाउंट से मिलेगी, और इसी तरह से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए क्योंकि आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। ये भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट से या आप प्रॉफिट एंड लॉस से भी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके अपनी जो आप एवरेज इन्वेंट्री जो है वो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप अपनी तरलता देखना चाहते हैं तो आप करंट रेशो निकालने के लिए यू नीड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी।
तो करंट एसेट्स हमको बैलेंस शीट से मिलती है और करंट लायबिलिटी भी बैलेंस शीट से हमें अवेलेबल होती है। इस प्रकार से अकाउंटिंग जो है वो ऐसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको देता है जिससे कि आप फर्दर जो डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग फाइनेंस वो आसानी से ले सकते हैं। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एंड सप्लाई को, कॉस्ट बेनिफिट को, प्रोडक्शन को, कंजम्पशन थ्योरी को, बैंकिंग पॉलिसीज़ को, इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट की जो हैं उनको स्टडी करते हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या फाइनेंशियल मैनेजर की, ताकि भविष्य के संबंध में रिक्वायरमेंट का वो पहले से ही फोरकास्ट कर ले। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स की कुछ इक्वेशन का इस्तेमाल हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंट फैक्टर या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम अपनी क्वांटिटी को वहाँ पर स्थित करते हैं या उतनी क्वांटिटी को परचेज करते हैं जहाँ पर उसकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यानी कि जहाँ पर ये दोनों कॉस्ट आपकी मिनिमम हो। ये सारे के सारे जो आपको फॉर्मूला हैं या जो ये फैक्टर्स हैं, ये इक्वेशन जो हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा आपको प्रदान की जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कई इक्वेशन या कुछ थ्योरीज के साथ ही आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कामयाब होते हैं। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैन पावर प्रदान करता है। आपके प्रबंध के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक परचेज, प्रोडक्शन, वेयरहाउस एक्सेट्रा, इनके लिए आपको मैन पावर की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन क्रियाओं को करने के लिए आपको फिजिकल रिसोर्सेज तो चाहिए, लेकिन उन फिजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए यू नीड मैन पावर। तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको ये मैन पावर उपलब्ध करवाता है। अब इस मैन पावर को मेंटेन करने के लिए, उनको समय पर उनकी सैलरी और वेजेस देने के लिए, उनको रेम्यूनरेशन देने के लिए, कमीशन देने के लिए, बोनस देने के लिए, पेंशन और अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल मैनेजर आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट है उसे बड़ी केयरफुली इवैल्यूएट करता है और आपको फंड प्रोवाइड करता है जितनी आपको आवश्यकता है, ताकि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकें। इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टली संबंध है। अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग को। मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और आपके एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस पर ख़त्म होती है। आज की डेट पर यदि आप सोचें कि जो वस्तु हमने उत्पादित कर दी है उसे हम मार्केट में आसानी से बेच पाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो चुका है। वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के आधार पर वस्तु का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो ऐसे में यदि आप ऐसे कंज्यूमर को माल बेचना चाहते हैं तो आपको नए इनोवेटिव और मॉडर्न अप्रोचेस का इस्तेमाल करना होगा। और ऐसे मॉडर्न और इनोवेटिव अप्रोचेस को यदि आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइनेंस यानी आपको वित्त की आवश्यकता होगी, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से आपके फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसकी आवश्यकता के अनुसार एडिक्वेट और एलोकेट करता है फंड को, किस समय, जिस समय उसे ज़रूरत होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है एक ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटी है बिजनेस कंसर्न की जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है।
जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट प्रोसेसेस में से होकर निकलना पड़ता है। इन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से जब आप गुजरते हैं तो हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे हमें कई ऑपरेशनल एक्टिविटी के ऊपर खर्चा करना होता है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और आपको पता है कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी हद तक आपकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, और प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे सही समय पर रॉ मटेरियल, सही समय पर मशीनरी की देखरेख, मशीनरी जो है उसकी साफ सफाई, इसी तरह से आपके वर्कर्स की वेजेस और दूसरे प्रकार के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको बियर करने के लिए आपको फंड की, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। यदि सही समय पर आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसा दे देंगे तो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बिजनेस के प्रॉफिट जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बीच में सीधा संबंध होता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे सही समय पर सही फंड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। आज का युग बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको समझना बहुत मुश्किल कार्य है। यदि आप इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो नेचुरली आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, और ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटेटिव मेथड जो हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। तो ऐसे में आपके पास डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं जिनसे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, क्रेडिट पॉलिसी डिसीजंस हैं और वर्किंग कैपिटल एनालिसिस हैं। दीज आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इनके लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक की सहायता से ही ये सारी चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट संबंध पाया जाता है। इसी के साथ और फाइनेंशियल डिसीजन जो लेने हैं उसके लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड थ्योरीज, रेशो एनालिसिस, ये जो हैं हमें डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और इनके लिए यूज़ की जाती हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं उन डिसीजन को लेने के लिए हमें बहुत सारी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप रेशो का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, तो रेशो जो है वो आपकी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। तो इस तरह से स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डायरेक्ट संबंध है। इसी के बाद आता है हमारा वित्त कार्य का ऑर्गेनाइजेशन। वित्त के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर जो कार्य करता है वो है हमारा संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे काम करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी यानी कि वित्त समिति इसलिए बनाई जाती है ताकि वह वित्तीय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आवश्यक सुझाव दे। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे काम करने वाला होता है प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन से संबंधित सभी गतिविधियों को देखता है, एंड पर्सनल मैनेजर जो है ह्यूमन रिसोर्स की सारी एक्टिविटी की देखभाल करता है। फाइनेंशियल मैनेजर का कार्य वित्त का प्रबंध करना होता है और मार्केटिंग मैनेजर का कार्य विपणन संबंधी क्रियाओं की देखरेख करना होता है। फाइनेंशियल मैनेजर के नीचे काम करता है ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष, और दूसरा है कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। वित्तीय प्रबंधक के क्या कार्य हैं? सबसे पहले कार्य है वित्तीय नियोजन करना। यहाँ पर आप वित्तीय नियोजन करते हैं, योजना बनाते हैं, और साथ ही साथ आप कैपिटल स्ट्रक्चर को भी
डिफाइन और डिज़ाइन करते हैं कि आपने कितने प्रोपोर्शन में कितना फंड कहाँ से कलेक्ट करना है। तो ये सारा कार्य जो है वित्तीय प्रबंधक का होता है। जब आप प्लानिंग कर लेते हैं कि कितना फंड चाहिए और किस मात्रा में चाहिए, उसके पश्चात आपके विभिन्न स्रोत हैं जहां से आप ये फंड कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फंड कलेक्ट करने की प्रक्रिया करनी होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजर जब ये पता लगा लेता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, उसके पश्चात उनका पूरी तरह से इवैल्यूएशन करने के बाद वहां से फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है सभी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की जाती हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, इंटर डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसे में इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को करने के लिए उचित धन की व्यवस्था इस प्रकार से करे कि सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी एक्टिविटी को समय पर पूरा कर सके। तो एक तरह से समन्वय का कार्य भी फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल। प्रबंधक ये देखता है कि क्या कार्य पूर्व निर्धारित जो हमारे प्रमाप थे उनके अनुसार हुआ है या नहीं। यदि प्रमापों के अनुसार कार्य नहीं हुआ है तो किन कारणों की वजह से हम ये कर नहीं पाए हैं, उन कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि आप अपनी संस्था की लाभप्रदता को बढ़ा सकें। उसके बाद आता है बिजनेस फोरकास्टिंग। वित्तीय प्रबंधक को देखना होता है कि हमारी कंपनी के ऊपर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक राजनीतिक किन ट्रेंड्स का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे ट्रेंड्स को पहले से ही फोरकास्ट करना और उसके आधार पर बिजनेस के बारे में पूर्वानुमान लगाना ताकि भविष्य की होने वाली एक्टिविटी को हम पहले से ही डिसाइड कर पाएं। ये कार्य भी फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। लास्ट कार्य है उसका अदर फंक्शंस। इसमें आप फिक्स एसेट को अरेंज करते हैं, अपने लिए स्टॉक का अरेंजमेंट करते हैं, इसी प्रकार से बैंक में जमा करवाना है या दूसरे आपके वित्त से संबंधित कार्य हैं वो सारे आपके वित्तीय प्रबंधक के होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष के कार्य। सबसे पहले है प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। व्यवसाय के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना, उसमें उसकी पहले पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाकर कार्यक्रम तैयार करना और उन कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, वित्त के विभिन्न स्रोतों का पता लगाकर उनके साथ संपर्क रखना, प्रतिभूतियों का निर्गमन करना, ऋणों का प्रबंध करना इत्यादि सारे कार्य कोषाध्यक्ष के होते हैं। उसके पश्चात दूसरा कार्य है हमारा ट्रेजरर का बैंकिंग फंक्शंस यानी कि बैंकिंग कार्य। कंपनी को अपने खाते बैंक में खुलवाने होते हैं, उसमें कैश जमा करवाना होता है, दूसरी पार्टीज जिनको हमें पेमेंट करनी है उसके संबंध में बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना इत्यादि कार्य जो हैं कोषाध्यक्ष के होते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट काम है कस्टडी। कस्टडी का मतलब है सुरक्षा। कोषाध्यक्ष का ये कार्य भी होता है कि आपकी संस्था के पास, आपकी कंपनी के पास जितने भी कोष हैं, जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। इसी प्रकार से साख का और साख को कलेक्ट करने का यानी उधार प्रबंध करने का कार्य जो है वो भी कोषाध्यक्ष का रहता है। हमें क्रेडिट सेल्स करनी पड़ती हैं क्योंकि हमें मार्केट बना के रखनी है। क्रेडिट सेल करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम ये रहता है कि हमें अपने जो भी डेटर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट सही समय पर करना है और इस तरह की नीतियां बनानी है कि हमारे बैड डेट्स और डूबत ऋण जो है वो कम से कम हो। ये कार्य जो है ट्रेजरर के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का यहाँ अर्थ है कि कई बार हमारी संस्था को जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक पूंजी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा जो मनी हमारी संस्था में पड़ा है उसे हमें प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़
को अवेल करने के लिए इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ऐसे में हम उसे दूसरी कंपनीज के शेयर्स में या कोई अन्य स्रोत हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। इसके बाद लास्ट काम है हमारा इंश्योरेंस का, क्योंकि बिजनेस जो है वो जोखिम से भरा हुआ है। सभी प्रकार के जोखिमों से रक्षा करने के लिए इंश्योरेंस करवाने का काम भी ट्रेजरर का यानी कोषाध्यक्ष का होता है। ये सारे कार्य जो हमने डिस्कस किए हैं ये कोषाध्यक्ष के द्वारा करे जाते हैं। अब लास्ट में हम करते हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर में फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग करना। प्लानिंग में आपकी व्यवसायिक क्रियाओं के नियंत्रण यदि आप करना चाहते हैं उनके ऊपर, तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तो आपको अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार प्रॉफिट प्लान करना है। इसी प्रकार से जो आपके पूंजीगत व्यय हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, उनकी आपको प्लानिंग करनी होती है। इसी प्रकार से आपकी भविष्य में क्या सेल होगी उसका पूर्वानुमान लगाना होता है और आपकी संस्था में जो विभिन्न व्यय किए जाएंगे उनके लिए बजट बनाने का कार्य कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है हमारा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जो है उसके लिए किस तरह की पद्धति का प्रयोग किया जाएगा और उस पद्धति का निर्धारण करने के बाद उसका संचालन करना, लागत लेखों का और प्रबंधकीय लेखों का अरेंजमेंट करना, ये सारा कार्य कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। जब आप अकाउंटिंग कर लेते हैं उसके बाद ऑडिटिंग एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने का काम भी होता है कंट्रोलर का, यानी कि यहाँ पर प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं और आपके कंपनी के जो भी लेखा जोखा है उसका ऑडिट भी करवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था कंट्रोलर के द्वारा की जाती है और इसी के साथ आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करके प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत करते हैं और यदि आपको लगता है कोई विचलन है तो उन विचलनों के कारणों को आप प्रबंधक के सामने प्रस्तुत करते हैं और साथ में उन्हें रिकमेंड करते हैं कि हम आगे फ्यूचर में अपने स्टैंडर्ड्स को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में रिकमेंडेशन देने का काम भी कंट्रोलर का होता है। अब रिकमेंडेशन मानना या ना मानना तो प्रबंधक पर निर्भर करता है, लेकिन अपनी ओर से कंट्रोलर जो है वो उन्हें रिकमेंड करता है कि आगे भविष्य में यदि हम अपनी निष्पत्ति को ज़्यादा अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो हमें किस तरह के कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार से गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करने का काम भी कंट्रोलर का होता है। गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करने का अर्थ है कि गवर्नमेंट को कई प्रकार की नीतियां बनानी पड़ती हैं बिजनेस के लिए। इसके लिए उन्हें कई तरह की इंफॉर्मेशन बिजनेस कंसर्न से या कंपनी से चाहिए होती है, तो वो कार्य भी कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी आय के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ऐसे में कंट्रोलर का कर्तव्य बनता है कि आपकी आय के ऊपर कितना टैक्स बनेगा और उस टैक्स को का एडमिनिस्ट्रेशन करना यानी उसको सही समय पर पे करने का कार्य भी कंट्रोलर के द्वारा ही किया जाता है। लास्ट वन इज इकोनॉमिक अप्रेजल। आपके संस्था के ऊपर आर्थिक और सामाजिक तत्वों सरकार का, चाहे वो आपकी नेशनल लेवल पर काम कर रही है चाहे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है, उसका प्रभाव आपकी संस्था पर पड़ता है। तो आपको उन प्रभावों की जानकारी रखनी है और उसके बाद अपने जो बिजनेस के डिसीजन हैं, खासकर जो वित्तीय नियोजन जो आपने करना है वो कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। फंक्शंस करने के बाद अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या महत्व है। हर बिजनेस एक्टिविटी को अपनी बिजनेस कंसर्न को अपनी एक्टिविटी, चाहे वो छोटी एक्टिविटी है चाहे वो बड़ी एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रकार के बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सही फाइनेंस चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइनेंस और सही समय पर चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी डिफरेंट एक्टिविटी को करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके अनुसार, उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार फंड उपलब्ध करवाता है ताकि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। तो हम अब डिटेल में इसको पढ़ेंगे किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है
वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फंक्शनल जो हमारी एक्टिविटी की जाती हैं, जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट आपकी संस्था के लिए फिक्स एसेट्स और जो हमारे रॉ मटेरियल हैं उनको उपलब्ध करवाता है, उनको क्रय करता है, जिसके लिए फंड की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट परचेज डिपार्टमेंट को पैसा प्रदान करता है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो आपके कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करता है, उसके लिए भी फंड की जरूरत है। इसका मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड है। इसी प्रकार से पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि सेवी वर्गीय प्रबंध यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वेजिस, सैलरी और उनकी ट्रेनिंग पर खर्चा करना होता है, जिसके लिए भी फंड चाहिए। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस, आज की डेट पर यदि आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को चलाना चाहते हैं, तो मार्केट में आपका सर्वाइवल तभी है जब आप नई तरह की इन्वेंशन और इनोवेटिव मेथड जो हैं वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करते हैं। तो R&D पर भी आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका डिपार्टमेंट है जो लगातार रिसर्च करता है कि आपके आने वाले समय में क्या डिमांड रहेगी, किस तरह के प्रोडक्ट जो हैं फ्यूचर में पसंद किए जाएंगे, और भी कई तरह की रिसर्च की जाती है जो बिजनेस सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपके जो उत्पादित माल है उसे इनोवेटिव तरीके से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मार्केटिंग एक्टिविटी पर भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तभी आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। एंड लास्ट डिपार्टमेंट में हम कई सारे डिपार्टमेंट को स्टडी करते हैं, जैसे आपका वेयर हाउस डिपार्टमेंट है जिसमें आप खरीदे हुए माल को तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक कि उसे प्रोडक्शन या दूसरे डिपार्टमेंट में आवश्यक ना समझा जाए। तो ऐसे में ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये बिना फाइनेंस के नहीं चल सकते, लेकिन आपको पता है कि ये सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। प्रोडक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक परचेज नहीं होगा, परचेज तब तक नहीं होगा जब तक कोई प्रोडक्शन से डिमांड नहीं आएगी या दूसरे डिपार्टमेंट जो हैं उनसे कोई डिमांड नहीं आएगी खरीदने की। तो ऐसे में प्रोडक्शन परचेज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी प्रकार से प्रोडक्शन उन्हीं वस्तुओं का किया जाएगा जिसकी डिमांड होगी, उसका जो रिसर्च करके हम पता लगाएंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में आगे भविष्य में बिक सकता है। तो ऐसे में ये सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि आपकी ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उनमें समन्वय भी लाता है, यानी उनको कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा हम समझते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और दूसरा है लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है लाभ कमाने की क्षमता। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है जब हम सही कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम सही फिक्स एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। लिक्विडिटी का मतलब है तरलता को बनाए रखना। तरलता कब बनती है? जब हम अपनी करंट एसेट में पैसा को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि इनके बीच में सीधा संबंध नहीं पाया जाता। प्रॉफिटेबिलिटी यदि बढ़ती है तो लिक्विडिटी कम होगी, यदि लिक्विडिटी बढ़ती है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए और लिक्विडिटी यानी तरलता भी चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? वो मेंटेन करता है इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस। तो इस तरह से वित्तीय प्रबंधक जो है प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी बनाने के लिए उत्तरदायी माना गया है। इसलिए आपके वित्तीय प्रबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि फर्म में प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि ये फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करता है। फर्म की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी? आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, विनियोग निर्णय
यानी कि कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया जाएगा, कितना पैसा आपका करंट एसेट्स में लगाया जाएगा, ताकि हम फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को मेंटेन कर सकें। तो ये डिसीजन यदि सही लिए जाते हैं तो ऐसे में हमारी लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि हमारी फर्म की इमेज और गुडविल बढ़ेगी और उससे हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ फाइनेंसिंग डिसीजन लेने होते हैं कि हमें जो फंड की ज़रूरत है वो हम किन सोर्सेज से प्राप्त करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद आप अपने विभिन्न स्रोतों का चयन करते हैं जहां से फंड कलेक्ट किए जाएंगे, जैसे कि कितना इक्विटी से कलेक्ट करेंगे और कितना पैसा हम अपने डेट से कलेक्ट करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद थर्ड डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है लाभों का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में देना है और कितना हमें रिटेन करके रखना है, या लाभों को सारा का सारा बांट देना है अपने अंशधारियों के मध्य, या सारा का सारा पैसा हमें रिटेन करके रखना है। ये बहुत कुछ आपकी जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की भविष्य में आने वाली, उनके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको लगता है कि भविष्य में विस्तार की संभावनाएं ज़्यादा हैं तो ऐसे में आप अपने जितने भी सरप्लस हैं उन्हें रिटेन करके रखेंगे और आप इस तरह के जो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनका फ़ायदा उठाएंगे। तो इन तीनों डिसीजन को लेके आप अपनी फर्म को जो है उसका संपदा को अधिकतम कर सकते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो वित्तीय प्रबंधक जो है वह फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करने में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेनिफिट्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर। संस्था में, कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है शेयर होल्डर, जिन्हें हम कंपनी के वास्तविक स्वामी के रूप में जानते हैं। शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाता है इस आशा के साथ कि उसके पैसे के ऊपर उसे सही रिटर्न मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सही डिसीजन लेकर आप अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके जो रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा स्टेक होल्डर है डिबेंचर होल्डर्स, जो हमें ऋण प्रदान करता है। डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट ये रहता है कि उसका रिस्क कम हो और उसके डिबेंचर के ऊपर उन्हें सही समय पर इंटरेस्ट प्राप्त हो जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस प्रकार से डिसीजन लेता है कि आपकी फर्म के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज हों, जिससे कि डिबेंचर होल्डर का हित जो है वो सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार से सप्लायर्स जो हमें माल उधार पर बेचते हैं, सप्लायर्स का जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस में वो ये है कि उन्होंने जो उधार पर माल दिया है उन्हें सही समय पर वापस मिल जाए। वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेकर आप अपनी संस्था की तरलता को बढ़ा सकते हैं। संस्था की तरलता जब बढ़ेगी तो ऐसे में सप्लायर जो हैं उनको उनका रिटर्न या उनका जो मनी है वो सही समय पर उन्हें वापस मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे कस्टमर्स जो हमारे माल को खरीदते हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट और कम कॉस्ट के ऊपर। क्वालिटी कब बढ़ेगी? जब आपका ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट होगा। यदि आप सही इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पर करते हैं, उन्हें सही समय पर वित्त उपलब्ध करवाते हैं, तो ऐसे में एफिशिएंट वर्कर जो हैं प्रोडक्शन को करेंगे और प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होगी और वो कॉस्ट को भी कम करने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे में कस्टमर को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर उपलब्ध हो जाती है। इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कस्टमर्स को भी फायदा पहुंचाते हैं। अगला है सोसाइटी, समाज को किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लाभप्रदता बढ़ाने के कार्य किया जाएगा तो इससे आपकी संस्था का विकास होगा। जब संस्था का विकास होगा तो संस्था का विस्तार होगा। संस्था का विस्तार होने से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से उन्हें इनकम मिलेगी, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा। इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को
फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली संस्था से जुड़े हैं उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फ़ायदा मिलता है। इस आशा के साथ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आई थैंक यू ऑल।